नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के छठवें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 12 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विकास क्या है? तो विकास के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वातावरणीय कारकों से तो प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारणों से नहीं। व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं? व्यक्तिगत कारण बच्चे का आनुवांशिक लक्षण होता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वह बच्चे के आनुवांशिक लक्षण और साथ ही साथ उसके वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए एक माता पिता है, उनकी हाइट कम है तो रिस्पेक्टिवली उस बच्चे की भी हाइट कम होगी। ठीक है, ये आनुवांशिक लक्षण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि माता पिता की हाइट कम है तो देखा यह भी गया है कि बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाती है जब वो शारीरिक परिश्रम करता है या फिर इस प्रकार की चीज़ें करता है, जिम जाता है। तो यहाँ पर शारीरिक परिश्रम क्या है? वो उसके वातावरण का पार्ट है। जिम में जाना वातावरण का पार्ट है, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास आनुवांशिक के साथ साथ उसके वातावरण पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कहा जा रहा है कि केवल वातावरण पर निर्भर करता है, तो ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आनुवांशिक और वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी विकास सुनिश्चित होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक एब्सेंस रहेगा तो विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पहला देखिए, एक अनिरंतर प्रक्रिया है यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया जा रहा है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, ठीक है, जो लगातार चलती है, निरंतर चलती है। तो ये भी अनिरंतर कहा जा रहा है, जो कि गलत है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है यानी कि ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे, और सिक्वेंशियल प्रोसेस यानी कि क्रम से चलने वाला प्रोसेस है। जैसे कि बच्चे का जो विकास होता है, पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा और फिर प्रौढ़ावस्था आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले प्रौढ़ावस्था आ जाए, फिर शैशवावस्था आ जाए, फिर किशोरावस्था आ जाए, फिर बाल्यावस्था आ जाए। नहीं, एक क्रम से चलता है। इसी की बात की गई है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? ध्यान से देखिएगा, वातावरण की बात की गई है। पहला दिया गया विषाणु, जिसे जीन्स कहते हैं। तो जीन्स तो बच्चे के माता पिता से मिलेगा, यानी ये आनुवांशिक कारक है, वातावरण का कारक नहीं है। और आनुवांशिकता तो माता पिता से मिलेगा, तो ये वातावरण तो होगा नहीं। परिपक्वता की बात की गई है। परिपक्वता यानी मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है? देखिए, जब आप बच्चे रहे होंगे, मान लीजिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, उस समय तक अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो उस समय आपको लगता होगा कि किसी एक्टर की अगर डेथ हो गई है उस मूवी में, तो आपको लगता था ये तो मृत्यु हो गई। लेकिन जब अगली मूवी में आपने उसको फिर से देखा, तब उस समय आपको समझ में नहीं आता था कि ये तो पिछली मूवी में एक्सपायर हो चुका था, ये पुनः जिंदा कैसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आपके संज्ञान का विकास हुआ, तब आपको पता चला कि यह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था मरने की, एक्चुअल में इसकी डेथ नहीं हुई थी। क्योंकि एक बार जिसकी डेथ हो जाएगी वो पुनः थोड़ी जीवित हो पाएगा। तो यहां पर आपको ये कैसे पता चला? ये पता चला आपके मैच्योरिटी की वजह से, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी। तो यहां पर कोई भी वातावरण का इफेक्ट नहीं था, वो आपके अंदर आपने खुद अनुभव किया। तो ये वातावरण का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यालय। विद्यालय जो है वह वातावरण का पार्ट है, हमारे परिवेश का पार्ट है, और इसके वजह से विकास जो है वो डायरेक्टली प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एवं प्रधान घटक है? बहुत छोटे बच्चों की बात की गई है। बच्चा समाजीकरण कहां से सीखता है? समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भरता। समाज में सभी व्यक्ति, सामाजिक होने का मतलब क्या है कि हम लोग सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि मैं बाल कटवाने के लिए नाई पर निर्भर हूं और नाई मेरे लिए मेरे पर पैसे के लिए निर्भर है, तभी उसका रोजी रोटी चलेगा। यानी कि हम समाज के सभी लोग एक दूसरे पर किसी ना किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। अब बच्चा जब पहली बार परिवार में जन्म लिया तो वह अपने काम करने के लिए सक्षम नहीं होता है, वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है। और पहली बार वो किसके संपर्क में है? माता पिता के संपर्क में है। यानी वो निर्भरता का कॉन्सेप्ट किससे सीख रहा है? अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों से सीख रहा है। इसीलिए जो समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक होता है वो क्या होता है? वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? अनैच्छिक क्रिया, इसे जब आप इंग्लिश में देखेंगे तभी इसका मतलब समझ में आएगा। रिफ्लेक्सेज की बात की गई है, रिफ्लेक्सेज डोमिनेंट की बात की जा रही है। रिफ्लेक्सेज का मतलब होता है कि बिना पूर्व विचार के एकाएक हुई हरकत,
अब देखिए किस एज में बच्चा बिना किसी पूर्व विचार के अचानक से कोई एक्शन ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए एक चींटी बच्चे ने देखा। जब बच्चे की एज 0 से 2 साल होती है, जिसे संवेदीगामक बोलते हैं, तो इस समय बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ों को कैसे समझता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से, जैसे छू करके, टेस्ट करके, उसके बाद से देख करके, जो भी इंद्रियां हैं उसके माध्यम से वह अधिगम को प्राप्त करता है। अब मान लीजिए बच्चे ने किसी चींटी को देखा, तो चींटी के बारे में उसको अभी समझ नहीं है, वो तुरंत उठा करके उसको मुंह में डाल लेता है। यानी कि बिना पूर्व विचार के कोई भी एक्शन ले लेना, एकाएक कोई एक्शन ले लेना, ये किस अवस्था की पहचान है? ये संवेदीगामक अवस्था की पहचान है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जीन पियाजे ने यह बताया था कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है और बच्चे के संज्ञान का विकास के अंतर्गत वह इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से रिसीव करता है, इसके बारे में उन्होंने डीपली बताया था, जिसमें उन्होंने स्कीमा टर्म का यूज किया था। अब स्कीमा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो भी चीजें हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं उसकी एक इमेज फोल्डर के तौर पर हमारे माइंड में सेव हो जाती है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कुछ भी नया डेटा सेव करेंगे तो उसका एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि पीडीएफ आपने सेव किया तो .pdf करके लास्ट में एक्सटेंशन होता है। अगर आपने किसी इमेज को सेव किया तो इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg या फिर .jpeg। अगर किसी एक्सेल फाइल को आपने किया तो .xls। यानी कि प्रत्येक फाइल दूसरे से अलग है और ये पहचान कैसे होता है, उसके एक्सटेंशन से। इसी प्रकार से बच्चा भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से पहले उसको कैटेगराइज करता है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे बच्चे को अगर आप रोटी दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये खाने की वस्तु है। अगर आप बच्चे को पेंसिल दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि ये लिखने की वस्तु है। अगर आप बच्चे को मेज दिखाएंगे तो समझ जाएगा कि ये एक टेबल है, उसे अलग कैटेगरी में रखेगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर में बच्चा सेव करता है और अपने माइंड में जो वो फोल्डर बना रहा है, जो वो इमेज बना रहा है उस पर्टिकुलर वस्तु का, उसे ही स्कीमा नाम दिया था जीन पियाजे ने। अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि नया इंफॉर्मेशन रिसीव करने से पहले जो पुराना इंफॉर्मेशन है, यानी पुराना जो मौजूदा स्कीमा है, उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। यहां तक बच्चे ने इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लिया और उसकी प्रकृति के आधार पर। अब क्या करता है बच्चा, जैसे अगर पुरानी इंफॉर्मेशन में बिना कुछ परिवर्तन किए नया इंफॉर्मेशन अगर जोड़ा तो उसे समावेशन बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में एसिमिलेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पुरानी इंफॉर्मेशन में, पुराने स्कीमा में बदलाव किया गया है। तो अगर पुराने इंफॉर्मेशन में बदलाव करके तब नया इंफॉर्मेशन जोड़ा जा रहा है तो इसे एकोमोडेशन बोलते हैं, जिसे हिंदी में समायोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये चीजें होती कैसे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि पहले दिन बच्चे ने किसी सफेद बिल्ली को देखा। अब उसके माइंड में चूंकि वो पहली बार देखा है तो उस बिल्ली का एक इमेज बन गया स्कीमा के तौर पर कि जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और सफेद रंग का है। ये क्या है? ये बिल्ली है। पहले दिन उसके माइंड में इमेज बन गया। दूसरे दिन उसने एक और बिल्ली को देखा, लेकिन इस बार उसका रंग काला था। अब बच्चे के मन में फिर से मानसिक उद्वेलन उत्पन्न होगा और उसके पिता अगर बताते हैं कि बेटा ये भी बिल्ली है, तो अब बच्चा पुराने इंफॉर्मेशन तो कोई परिवर्तन किया नहीं, क्योंकि इसके भी 4 पैर थे, इसके भी 4 पैर थे, इसके भी एक पूंछ था, इसकी भी एक पूंछ था। परिवर्तन कहां बस करना पड़ा कि सफेद पहला था और ये काला। यानी कि पुराने इंफॉर्मेशन में जिसने उसमें यह सेव किया था कि हर वो चीज जिसके 4 पैर होंगे, जो एक पूंछ होगी और सफेद रंग का होगा, वो बिल्ली होगा। लेकिन अब पुराने इंफॉर्मेशन में कोई भी परिवर्तन किए हुए वो एक नया इंफॉर्मेशन जोड़ता है कि जिसके 4 पैर, एक पूंछ और जिसका रंग काला होगा वो भी बिल्ली हो सकती है। यानी पुराने इंफॉर्मेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। लेकिन तब क्या हो, जब अगले दिन फिर से उसने एक ऐसे जानवर को देखा जिसके 4 पैर थे और एक पूंछ थी और वह सफेद रंग का था और वह भौं भौं कर रहा था। अब यहां पर बच्चे के मन में फिर से मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग उत्पन्न होता है, उसके माइंड में फिर से डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। अब अगर बच्चे के पिता ने या फिर कोई उसे बताया कि बेटा ये बिल्ली नहीं बल्कि कुत्ता है, तो अब बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि इसके भी तो 4 पैर हैं, इसके भी तो एक तरीके से एक पूंछ है और इसका भी तो रंग सफेद है, इसका डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल बिल्ली से मिल रहा है। लेकिन अब बच्चा इसकी आवाज के आधार पर इसको कैटेगराइज करेगा कि ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी
ठीक है, ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी और ये भौं भौं करता है। तो अब बच्चा पुराने इंफॉर्मेशन में चेंज किया कि बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता जो है वो भौं भौं करता है। यही तो बोला जा रहा है ना कि मौजूदा स्कीमा में बदलाव करना पड़ा। देखिए यहां तक पहले जो बिल्ली को उसने देखा था वो म्याऊ म्याऊ नहीं जोड़ा था, लेकिन अब उसने जोड़ लिया कि म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली और कुत्ता भौं भौं करता है। यानी कि नया इंफॉर्मेशन कुत्ते के बारे में वो जान रहा है और इसको जानने के लिए, इसको स्कीमा में सेव करने के लिए पुराने इंफॉर्मेशन में वो परिवर्तन किया। इसी को बोलते हैं समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। और पहले दिन जब उसने सफेद रंग का बिल्ली देखा था और दूसरे दिन जब काले रंग का बिल्ली देखा था तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा था, सिर्फ नया इंफॉर्मेशन उसने जोड़ा कि बिल्ली सफेद और काले दोनों रंग की हो सकती है। तो जब नया परिवर्तन, जब पुराने इंफॉर्मेशन में बिना कोई परिवर्तन किए नया इंफॉर्मेशन जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे समावेशन बोलते हैं। समावेशन हर परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में दोनों में से कोई एक आता ही आता है। तो आप ये 100% श्योर रहिए कि इस बार की परीक्षा में भी समावेशन या समायोजन से कुछ आएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि अगर पुराने या फिर मौजूदा स्कीमा में बदलाव नहीं होता है और नए इंफॉर्मेशन को उसमें जोड़ा जाता है तो वो समावेशन होगा, और अगर पुराने स्कीमा में या फिर इंफॉर्मेशन में कुछ परिवर्तन किया जाता है, कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ एडिट किया जाता है नए इंफॉर्मेशन को जोड़ने से पहले, तो उसे समायोजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ये टर्म किसका है? ये टर्म लेव वाइगोत्स्की का है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए जोन का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात की जा रही है। अब ये क्षेत्र क्या है? जैसे देखिए बच्चा अपने प्रयास से मेहनत करके मान लीजिए यहां तक पहुंचा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अब बाकी का प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उसको कहीं बाहर से कुछ हेल्प मिला और अगर वह इस स्टेज तक पहुंच गया यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो अपने प्रयास के माध्यम से, देखिए अपने प्रयास के माध्यम से जहां पर वो था और किसी बाहरी हेल्प की मदद से जहां पर वो पहुंच गया, इसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा दिए होंगे और हो सकता है कि आप क्वालिफाई करने से 1-2 नंबर से रुक गए होंगे, तो आपने अपने प्रयास के आधार पर यहां तक पहुंचा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व के लिए 90 और कैटेगरी के लिए 82 अंक, अगर बाहरी हेल्प, अब बाहरी हेल्प क्या है? हो सकता है कि आपने किसी का वीडियो देखा, हो सकता है कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपको कुछ हेल्प मिली, यही बाहरी हेल्प है। अगर बाहरी हेल्प की वजह से जो आपका पहले नंबर था उससे ज्यादा आप पा करके क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि आप अपने प्रयास से जहां तक पहुंच पा रहे थे और किसी बाहरी हेल्प की वजह से जहां पर पहुंच गए, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को किसमें बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है? तो देखिए स्कीमा जो टर्म है वो तो जीन पियाजे का है। प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया तो ये तो उत्तर होगा नहीं। अनैच्छिक क्रिया और स्कीमा की बात की गई, ये भी जीन पियाजे के अनुसार है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। व्यक्तिगत क्रिया से बाह्य क्रिया, तो इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, एक ही विकल्प बचा। देखिए सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रिया। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए सामाजिक टर्म यूज किया गया, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है? तो उन्होंने 3 स्टेज बताए हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था और तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो एक तो उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं और 3 अवस्थाओं में 2-2 चरण बताए हैं। तो 3 × 2 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। पहला दिया गया समस्या समाधान, तो ये तो पॉजिटिव है ना कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है क्रिटिकल थिंकिंग करके, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। निर्देशित खोज यानी खुद से करके सीखने की बात की जा रही है, खोज करने की, अन्वेषण करने की बात की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ दोनों करता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। सहयोगी अनुमान, सहयोगी का मतलब कि एक दूसरे का हेल्प करते हुए, लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया कि
आपस में बातचीत इंटरेक्शन के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चे सीखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 कंठस्थ या फिर स्मरण, तो ये निगेटिव होता है, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, ना कि रटते हैं। ये चूंकि निगेटिव सेंस में और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, तो पॉजिटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज इनटू 100। अब मेंटल एज क्या होता है? मान लीजिए कि कक्षा 3 में एक बच्चा है, कक्षा 3 में एक बच्चा है, कक्षा 3 में होगा तो उसकी एज क्या होगी? 6 साल का होगा, तब वो 1 में जाएगा, और 3 में होगा तो यानी कि 9 साल का वो होगा। कितने साल का? 9 ईयर्स का होगा। यानी कक्षा 3 में रहते हुए मान लीजिए कक्षा 5 का वो प्रश्न सॉल्व कर ले रहा है, कक्षा 5 में रहेगा, तब वो उसकी एज कितनी होगी? 11 ईयर होगी। कितना? 11 साल। अब देखिए एक्चुअली में वो कक्षा 3 में है, कक्षा 3 में है, यानी उसका करंट एज कितना होगा? 9 साल। लेकिन कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहा है, यानी उसका मेंटल एज कितने एज के बराबर है? 11 साल के बराबर। तो इसका आईक्यू लेवल कैसे निकालेंगे? मेंटल एज जो कि 11 है बटे करंट एज यानी वास्तविक एज जो कि उसका 9 है, और गुणे 100 करके ये इसका आईक्यू लेवल निकाला जाता है। ठीक है, अब हमसे चौथे विकल्प में देखिए क्या बोला जा रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि, अगर बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया, मान लीजिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया, तो हो सकता है कि वो बच्चा वाकई में मैथमेटिक्स में अच्छा हो लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स में वो कमजोर हो, ये भी तो हो सकता है ना, या फिर अन्य पक्षों में वो कमजोर हो। क्योंकि विकास की जब बच्चे की बात की जाती है तो बच्चे के विकास में सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं आता है, आपको बीएड डीएलएड के दौरान संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, इसके अलावा बच्चे का शारीरिक विकास, ये सब भी बच्चे को पढ़ाया गया है, मतलब कि आप लोग को पढ़ाया गया है कि ये सब भी बच्चों के विकास के पक्ष होते हैं। तो आईक्यू में जब हम लोग बात करते हैं आईक्यू की, तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बच्चा गणित में अच्छा है, गणित के आधार पर अगर आप उसका आईक्यू निकाल रहे हैं तो उसका आईक्यू अच्छा आएगा। अन्य सब्जेक्ट में मान लीजिए साइंस में, एसएसटी में वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मैथमेटिक्स के बेस पर उसका आईक्यू निकाला जो कि अच्छा आएगा, और अन्य सब्जेक्ट में जिसमें वो कमजोर है उसमें आईक्यू उसका कम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत विश्वसनीय नहीं होता है, तो ये निगेटिव है। चूंकि हमसे पॉजिटिव वाला पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। देखिए आम धारणा यह है कि बिहार के जो कैंडिडेट होते हैं उनके मैथमेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये एक फैक्ट है कि देश में जो सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं वो बिहार से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक आम धारणा है कि बिहार के जो कैंडिडेट होते हैं ना वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा वो गणित का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं गणित का। ठीक है, इसको लेकर के अब एक पूर्वाग्रह बन जाता है लोगों के बीच में कि ये बंदा बिहार से तो मैथमेटिक्स में अच्छा होगा। तो यहां पर हमने उसका टेस्ट नहीं किया। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह ये होता है, देखिए पूर्व ग्रह यानी कि बच्चों के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अपनी एक अवधारणा बना लेना, इसे ही पूर्वाग्रह बोलते हैं। यानी कि जैसे समाज में यह व्याप्त है कि गणित में बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और गणित उनका अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये 100% बच्चों का तो होगा नहीं। अब किसी एक ऐसे बच्चे जो कि गणित में अच्छा नहीं है उसे भी हमने इस प्रकार से ट्रीट कर लिया कि ये गणित में अच्छा होगा, और उसके आधार पर हमने बता दिया कि इसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा मैथमेटिक्स में। लेकिन ये क्या है? ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हो सकता है कि वो बच्चा मैथ में अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये विकल्प कह रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो ये मुक्त नहीं होता है बल्कि उससे ग्रसित होता है। जैसे कि पहले से हमने अवधारणा बना लिया कि बच्चा बिहार का है तो उसका गणित अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअली में अच्छा है या नहीं ये तो जब हम उससे प्रश्न पूछेंगे तब तो पता चलेगा। हमने उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में जाना ही नहीं, उसके बारे में जो मेरे माइंड में इमेज है उसके ही आधार पर हमने कह दिया कि इसका आईक्यू लेवल मैथ में अच्छा होगा, तो ये गलत हो गया ना, निगेटिव हो गया। प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला विकल्प देखिए, ये बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, तो बहुत व्यापक नहीं मापते हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में निकालेंगे तो बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा आएगा, साइंस में निकालेंगे तो अलग आ सकता है, एसएसटी में निकालेंगे तो अलग आ सकता है, हिंदी में निकालेंगे तो अलग आ सकता है। यानी कि यहां पर यह बहुत व्यापक तरीके से नहीं नाप रहा है बल्कि बहुत संकुचित लेवल पे नापता है, इसलिए यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। अब यही केवल एक विकल्प बचा है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। निश्चित प्रकार की त्रुटि कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे कि बच्चे का एक ही पक्ष का केवल मापन हो ही पा रहा है, जैसे मैथमेटिक्स के आधार पर आप करेंगे इसके आधार पर, तो एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होगी ही होगी।
कहने का मतलब कि बाकी के पक्षों को आप छोड़ दे रहे हैं ना, यानी कि एक निश्चित पैटर्न चल रहा है कि सभी में आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं मान सकते आप, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के मापन के आधार पर आईक्यू लेवल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। जैसे कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ने एक दूसरे के उलट बताया है भाषा और विचार के संबंध में। पहले देखिए क्या बोला जा रहा है, जीन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है। तो जीन पियाजे ये मानते हैं कि पहले संज्ञान आता है, उसके बाद से भाषा क्लियर होती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे कि एक वाक्य मैं यहां पर लिखूं कि वह जानवर है, तो ये इसकी भाषा जो है, देखिए भाषा कैसे क्लियर होगा, जब संज्ञान क्लियर होगा, यानी कि किस विचार के तहत ये कहा गया। जैसे क्या होता है कि जानवर वाकई में कोई एक जानवर हो सकता है कुत्ता है, या फिर कोई एक निर्दयी व्यक्ति है, उसको भी कई बार जानवर की संज्ञा दी जाती है कि तुम बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो। यानी कि उस बोलने वाले व्यक्ति का विचार क्या है, क्या वाकई में वो किसी जानवर के लिए ये वाक्य बोला है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोला है। तो ये संज्ञान यानी उसके विचार से भाषा क्लियर होगी, ये जीन पियाजे मानते थे। जबकि लेव वाइगोत्स्की इसका ठीक उल्टा मानते थे। लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है तब विचार उसको निर्देशित करता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अब बच्चा किसी से इंटरेक्शन कैसे कर पाएगा, जब उसमें भाषा होगी, और भाषा के माध्यम से जब वो इंटरेक्शन करेगा तभी तो उसके संज्ञान की वृद्धि होगी। यानी पहले भाषा फिर विचार, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, और जीन पियाजे ने कहा है पहले संज्ञान या फिर विचार फिर भाषा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा कि किताबों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रतिनिधित्व है पुरुषों का वो ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में, ये किसका उदाहरण है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, जेंडर निष्पक्षता, यानी कि न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है। तो निष्पक्षता तो तब होता है ना जब दोनों को बराबर मौका दिया था, और लिंग के आधार पर यानी पुरुष या फिर महिला में किसी के भी प्रतिनिधित्व को ज्यादा वर्चस्व ना होता तब ये निष्पक्ष होता। तो इस प्रकार तो है नहीं प्रश्न में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जेंडर समानता, समानता का मतलब कि इक्वालिटी, यानी कि दोनों जेंडर को अगर समान प्रतिनिधित्व होता तब इसे समानता कहा जाता, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जेंडर समता, समता का मतलब इक्विटी होता है, यानी कि दोनों की समान हिस्सेदारी की बात की जा रही है। अगर महिला और पुरुष दोनों की हिस्सेदारी अगर समान होती तो दोनों का प्रतिनिधित्व भी बराबर बराबर होता है, जबकि प्रश्न के अनुसार ये बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 जेंडर पूर्वाग्रह इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता ही है। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में कोई एक दृष्टिबाधित बालक है, कोई एक श्रवण बाधित बालक है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है, तो सबके सीखने की गति अलग अलग होगी। अगर मैं मौखिक तरीके से बता रहा हूं तो जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, वो मेरी इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा, और अगर मैं लिखित तरीके से बता रहा हूं तो जो दृष्टिबाधित है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। और जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है उसका जो आईक्यू लेवल है वो ज्यादा होगा, यानी कि वह कठिन प्रश्नों को भी आसानी से समझ पाएगा। लेकिन जो बिलो द एवरेज कैंडिडेट है वह आसान प्रश्नों को भी बहुत मुश्किल से समझ पाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे की मानसिक क्षमता अलग हो सकती है, संज्ञान की क्षमता अलग हो सकती है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते एज ए टीचर, क्योंकि अगर इग्नोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे बच्चे का अहित होगा, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा अगर उसके लेवल पर जाकर के हमने ना बताया तो। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी के भिन्नताओं को, व्यक्तिगत कमियों को, व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही एज ए टीचर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। तो ये तो बात बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हमें इग्नोर करने की बात कर रहा था उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेज को। तीसरा देखिए, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूं किसी भी विकल्प में अगर दिख जाए और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि केवल अच्छा निष्पादन, यानी केवल प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान की बात की जा रही है। समावेशी कक्षा यह कहता है कि चाहे बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत कमजोर है, शारीरिक अक्षमता है या फिर अधिगम अक्षमता है, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है, एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाने की बात की जाती है। जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली बालकों को एक तरीके से ध्यान देने की बात की जा रही है, तो यह निगेटिव हो गया समावेशी कक्षा के अंतर्गत। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है
पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह आकलन का उपयोग सीखने के उद्देश्य के तौर पर करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। आकलन कैसा होना चाहिए? आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ दोनों कहता है। यानी कि जब बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं आपको ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाता तो उसी दौरान अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं वहां पर अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करता तो आपके मन में सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हालांकि ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना बचे, कोई गुंजाइश ही ना बचे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब कि अगर बच्चे का डाउट पढ़ाते समय अगर नहीं क्लियर किया गया तो उस पर आधारित जो अन्य कॉन्सेप्ट होंगे उसमें भी बच्चे को डाउट होगी। और अगर सत्र के अंत में हम बच्चे का परीक्षा ले रहे हैं यानी कि उसका आकलन कर रहे हैं तो सत्र के बीच में जो भी कॉन्सेप्ट में बच्चे का डाउट था वो तो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। इस वजह से ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि बच्चे के अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए, उसका आकलन होना चाहिए, ना कि अंत में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करके, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, केवल मानकीकृत परीक्षण कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कक्षा में श्रवण बाधित भी है, दृष्टि बाधित भी है। अगर मैं पेपर पेंसिल से सबका परीक्षा लेने लगूं तो जो दृष्टि बाधित है वो तो परीक्षा नहीं दे पाएगा, और अगर मैं मौखिक तरीके से वाइवा लेकर के परीक्षा लूं, आकलन करूं, तो फिर जो श्रवण बाधित है वो मेरे प्रश्नों को नहीं सुन पाएगा। यानी सबके लिए अलग अलग जरूरत है और उस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का आकलन करना चाहिए। एक मानक तरीका हो ही नहीं सकता जिससे सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके, आकलन किया जा सके, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें, तो हमसे क्या पूछा गया है? सीखने के उद्देश्य में आकलन के महत्व की बात की जा रही है। तो यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर बच्चे को पहले दिन कोई कॉन्सेप्ट बताया गया तो क्या अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करने से पहले दिन के कॉन्सेप्ट में बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब अधिगम प्रक्रिया चल रहा है उसी दौरान उसका आकलन होना चाहिए। यह विकल्प इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा विकल्प देखिए, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। यह सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस की बात कर रहा है। चल रही गतिविधि यानी ये रनिंग में है, ये एक्टिविटी अभी रनिंग में है, और इस गतिविधि के दौरान यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही प्रत्येक बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करना है, यानी कि वह कितना सीख पा रहा है अथवा नहीं सीख पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? देखिए, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, और बाधा पड़ना यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में है। निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही विकल्प हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, अनुरूपक का मतलब एनालॉजीज की बात की जा रही है। अनुरूपक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर के अंत में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न दिए गए रहते हैं। अब उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई आपके उदाहरण दिए गए रहते हैं जो कि उसी प्रकार के प्रश्नों का होता है। तो हम उससे उदाहरण से हेल्प लेकर के जो प्रश्न अनसॉल्व है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस उदाहरण को देख करके क्रिटिकल थिंकिंग आएगा कि उसके आधार पर हम लोग ये चिंतन कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यही तो बोला जा रहा है ना कि अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, यानी जितना हम उदाहरण का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा माइंड शार्प होगा, उतना ही हमारे अंदर चिंतन करने की कौशल विकसित होगी। तो ये बाधा कहां है? ये तो और उसको विकसित कर रहा है ना क्रिटिकल थिंकिंग को। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, देखिए दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक बंद सिरे वाला और दूसरा खुले सिरे वाला। अब बंद अंत और खुले अंत में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है तो इसका एक ही उत्तर संभव ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं तो प्रत्येक बच्चा अपने मानसिक क्षमता के अनुसार इसके अलग अलग कारण और अलग अलग उपाय बता सकता है। तो जब एक प्रश्न के केवल एक ही उत्तर आने की संभावना रहे, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो उस प्रश्न को बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चिंतन बच्चे को करने की जरूरत ही नहीं है, वो बचपन से ही रटता आ रहा है इस प्रश्न को। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत की गरीबी को दूर करने के क्या उपाय हैं, या फिर देश में जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ाने के क्या क्या
उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए प्रत्येक बच्चे को अपने लेवल पर कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ चिंतन करना होगा। जब बच्चा चिंतन करेगा तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। तो ये तो उसमें खुले अंत वाला प्रश्न की बात की जा रही है, यानी कि ऐसा प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर संभव है। प्रत्येक बच्चा अपने अपने क्षमता के हिसाब से अलग अलग उत्तर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक बच्चे को सोचने समझने का मौका मिल रहा है, यानी क्रिटिकली थिंकिंग करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो उसमें बाधा कहां हुआ, ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, यानी कि गिविंग रिफ्लेक्शन टाइम, यानी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चिंतन करने का मौका दिया जा रहा है। जितना ज्यादा बच्चा चिंतन करेगा उतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा। तो ये भी बात पॉजिटिव हो गई। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रट कर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। अब यहां पर बच्चा जब रट करके याद करेगा, जैसे कि बंद सिरे वाला प्रश्न मैंने आपको क्या बताया था कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा इसको बचपन से रट रहा है, इस प्रश्न को बचपन से रट रहा है। तो रटने के दौरान बच्चा अपने चिंतन का प्रयोग ही नहीं करता है। अब जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या वो सोचने जाएगा? वो बचपन से रट रहा है, उसका उत्तर वो उसके माइंड में पहले से सेव है, रटा हुआ है, उसी के आधार पर दे देगा। तो कहां वो कुछ चिंतन कर रहा है? तो रटना जो होता है वो बाधा उत्पन्न करती है चिंतन में, और यही निगेटिव सेंस में, चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसे बच्चों की बात की जा रही है जो कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर निम्न समाज से, निम्न समूह से आ रहे हैं, यानी अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए, यानी कि सामाजिक तौर पर पिछड़े हो सकते हैं या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़े हो सकते हैं, यानी गरीब परिवार से आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का समावेशन करना है, यानी कि सभी बच्चों के साथ, चाहे कक्षा में बहुत अमीर बालक है या फिर नॉर्मल बालक है या फिर बहुत प्रतिभाशाली बालक है, तो सबके साथ एक साथ लेकर के कक्षा में पढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके लिए कौन सा बात महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मानकीकृत परीक्षण द्वारा शिक्षण। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जहां पर भी स्टैंडर्ड की बात की जाएगी, जहां पर भी मानक की बात की जाएगी, वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ऐसे बच्चे जो अभी मुख्य धारा में शामिल ही नहीं है, उनको आप मुख्य धारा में शामिल बच्चों के साथ कैसे शिक्षण करा सकते हैं? कहने का मतलब कि उनके लिए अलग प्रक्रिया होगी पढ़ाने की। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि उनको अलग कक्षा बैठाना, नहीं, बैठाना उसी कक्षा में है, लेकिन चूंकि बच्चा अभी उस कक्षा में कंफर्टेबल नहीं होगा, तो सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करना होगा। यानी कि मानकीकृत कहने का मतलब कि अगर सबको एक ही तरीके से मैं पढ़ाने लगूं तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि जो चीजें बच्चे पढ़ चुके हैं या फिर मुख्य धारा में है, वो अभी बच्चा अनभिज्ञ है उस बातों से, उस कॉन्सेप्ट से, जो कि बच्चा इस समाज से आ रहा हुआ है, पिछड़े समाज से या फिर आर्थिक तौर पर पिछड़े समाज से आया हुआ है। तो सबसे पहले तो बच्चे को नॉर्मल करना होगा ना, यानी कि यहां पर बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। कहने का मतलब कि उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उदाहरण लेकर के बच्चे को समझाना होगा, ताकि बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए कक्षा में। हम लोग बच्चे को पूरी कक्षा के साथ एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना। एनसीएफ साफ तौर पर यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाइए। परिवेश से जोड़ने का मतलब कि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में, अपने वातावरण में देख रहा है, उससे जो उसको अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो उसका पूर्व अनुभव हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। अब बच्चे के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की बात एनसीएफ करता है, और ये क्या कह रहा है कि पूर्व ज्ञान को अनदेखा करने की बात कर रहा है। तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, केवल, अब मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कि केवल आपने देखा तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कहा जा रहा है कि केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित कथाओं का क्रियान्वयन करना। प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित कथा कहने का मतलब कि जिसका डोमिनेंट रहा हो। देखिए, डोमिनेंट कल्चर, जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज में पुराने समय में जब आप जाएंगे तो जो उच्च जाति के लोग होते थे, उनका डोमिनेंस रहता था निम्न जाति के लोगों पर। तो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उच्च जाति के लोगों की कथाओं को कक्षा में एक्सप्लेन करिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप समाज को एक तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं एज ए टीचर, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि समाज के सभी पक्षों की बात की जाए जिससे सभी बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करें। अगर मैं केवल प्रभुत्ववादी लोगों की कथाओं के बारे में बात करूंगा तो जो निम्न समाज से आ रहा है वो उससे कोरिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उसके संस्कृति का पार्ट नहीं है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि बहुत गरीबी परिवार से निकल करके स्कूल में आया हुआ है, और एक बच्चा है जो 5 स्टार होटल में रोज खाना खाता है। अगर मैं 5 स्टार होटल के मेनू की चर्चा कक्षा में करने लगूं तो क्या वो नॉर्मल वाला बच्चा उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उसे उस प्रकार के खाने को देखा ही नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं रोटी का उदाहरण लूंगा, अगर मैं दाल का उदाहरण लूंगा, अगर मैं सब्जी का उदाहरण लूंगा, तो एटलीस्ट वो रोटी दाल सब्जी अपने घर में खाया होगा, और जो बहुत अमीर है वो तो खाता ही होगा। अब रोज वो 5 स्टार होटल में जाकर के चिकन बिरयानी और ये सब चीजें थोड़ी खाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमें उठाना है जिससे सभी बच्चे कोरिलेट कर पाए,
और ये विकल्प क्या कह रहा है कि केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों के बारे में बात करने की बात कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पारस्परिकता के बोध का विकास करने के लिए करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, यानी कि प्रमोट अ स्कूल कल्चर कंडक्सिव टू डेवलपिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब कि उससे जुड़ाव महसूस करने वाला, यानी यही मैं आपको बता रहा था कि जब बच्चे को रोटी दाल और इन सब का उदाहरण देंगे तो इससे सभी बच्चे को रिलेट कर पाएंगे, इससे सभी बच्चे जुड़ाव महसूस करेंगे और इससे ये इनके परिवेश का पार्ट हो गया और इससे बच्चे अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं। ध्यान से समझिएगा, आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, वह बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था। अगर बच्चे को बोला जाए कि बैड एक वर्ड लिखिए, BAD, तो हो सकता है इसको ये लिख दे, डैड लिख दे, और बैड एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था। यानी कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना, छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों को का क्रम इधर उधर कर देना, यानी कि क्रम इधर उधर कर देने की बात की जा रही है, या फिर गलत शब्द को जोड़ने, गलत वर्ण को, गलत अल्फाबेट को जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। अब आप कहेंगे कि पढ़ने में अक्षमता, तो वो तो पढ़ने से जुड़ा हुआ है, लिखने से कैसे जुड़ा हुआ है? अगर मैं एज ए कैंडिडेट बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं बैड को हो सकता है कि बी के जगह डी लिख दूं और DAD लिख दूं, और या फिर DAB लिख दूं, क्योंकि मैं अंतर ही नहीं कर पा रहा हूं पढ़ने में। जब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो मेरे अंदर इसकी प्रति समझ नहीं विकसित होगी, और जब समझ नहीं विकसित होगी तो मैं इसको लिखने में भी तो गलती करूंगा। यानी कि डिसलेक्सिया जो है वो केवल पढ़ने से अक्षमता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चा, जाहिर सी बात है, जब बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है तो लिखने में भी तो यही उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर ये जो सभी समस्याएं हैं वो किससे जुड़ी हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया श्रवण बाधिता, तो क्या ये सुनने में अक्षमता है? नहीं। ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार, यानी ADHD की बात की जा रही है। तो इस विकार में क्या होता है कि बच्चा बहुत कम ध्यान दे पाता है किसी भी चीज़ में और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे कि कोई भी गतिविधि में वो शामिल है, अचानक से कुछ खट की आवाज़ आई, तुरंत उसका ध्यान उधर चला जाएगा और वो गतिविधि छोड़ करके उधर भाग जाएगा। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न में तो जिक्र किया नहीं गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। स्वालीनता की बात की जा रही है, यानी ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा अपने में ही खोया रहता है, तो इस प्रकार की समस्या का कोई भी जिक्र नहीं है। एक ही विकल्प बचा, अधिगम अक्षमता। डिसलेक्सिया जो है वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? दृष्टिबाधित बालक की बात की जा रही है, यानी कि जो देख नहीं सकते, विजुअल इंपेयरमेंट है, जो देख नहीं सकते, उनको सभी नॉर्मल बच्चों के साथ समावेशित करना है, यानी सभी बच्चों के साथ एक साथ लेकर के चलना है। तो कौन सा बाधक बन सकता है? बाधक यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणी यानी नोट। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कोई वीडियो क्लिप दिखाया गया, तो वीडियो क्लिप में जो विजुअल क्लिप्स होगा वो तो बच्चा नहीं देख पाएगा, लेकिन वीडियो में जो ऑडियो होगा उसको तो देख करके उसको सुन करके वो बच्चा समझ सकता है, क्योंकि बच्चा दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित नहीं है। यानी कि उसके ऑडियो को वो सुन लेगा और उसको सुन करके समझ सकता है। तो ये तो बात पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान। जाहिर सी बात है बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता है, सुन करके वो उन चीजों को समझ पाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे बाधक वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शीय प्रतिमान। अब जैसे ब्रेल लिपि जो होता है उसमें बच्चे को क्या होता है, बच्चा टच करके, छू करके, स्पर्श करके ही तो महसूस करता है। अब कोई मॉडल है तो उसे बच्चा टच करके महसूस कर रहा है, तो भले ही वो देख नहीं पा रहा है लेकिन टच करके उसे महसूस तो कर पा रहा है, यानी यह उसके लिए सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लिखित विवरण और आरेख। लिखित विवरण यानी कि रिटन डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, तो बच्चा लिखित सामग्री को थोड़ी देख पाएगा। अगर वो ब्रेल लिपि में होता तो छू करके महसूस कर लेता, केवल लिखे हुए सामग्री को बच्चा नहीं देख सकता, वह उसके लिए बाधक होगा, और यही हमसे पूछा गया था निगेटिव सेंस में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वालीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? स्वालीनता ग्रसित करने का मतलब कि जो बच्चे अपने में ही लीन हैं, ऐसे बच्चे किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे? तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं। किसी से बात करने जाएंगे तो उनमें इतना संकोच होता है कि वह एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने लगते हैं।
जैसे क्या होता है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है तो हम थोड़ा हकलाने टाइप के हो जाते हैं, यानी एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने की बात आती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल। जब बच्चा अपने में ही लीन है तो जाहिर सी बात है वह दूसरों से बातचीत करने में उसमें संकोच उत्पन्न होगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल उसमें अच्छा नहीं होगा। जबकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है, जो कि निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया अति क्रियाशीलता। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्रियाशील नहीं होते हैं, वो बहुत शांत बैठे रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होते, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के लिए उत्साहित, यानी कि अर्ज टू सोशल इंटरेक्शन। तो ऐसे बच्चे समाज में इंटरेक्शन करने से बचते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा पुनरावृत्ति और आचरण व्यवहार, यानी कि वह एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं अपने व्यवहार के माध्यम से, या फिर शब्द भी जब बोलेंगे तो थोड़ा हकलाने टाइप के हो जाते हैं, या फिर एक ही शब्द को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जा रही है। पहले विकल्प में देखिए वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो उसे अधिक प्रयास करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो बहुत टैलेंटेड है तो वो तो कम प्रयास में ही सीख जाएगा, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। अगर अधिक समय लेते तो क्या वो प्रतिभाशाली होते? नहीं होते, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, बल्कि उनमें रचनात्मकता क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। देखिए मौलिकता यानी नए विचार की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी उनमें ज्यादा होती है, जबकि विकल्प क्या करें कम होता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सही है, औसत से अधिक क्षमता है तभी तो वो प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। व्याख्यान यानी कि लेक्चर की बात की जा रही है। प्राइमरी स्तर पर बच्चे के लिए लेक्चर जो है वो निगेटिव माना जाता है, क्योंकि बच्चे लेक्चर के दौरान बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। टीचर केवल आता है कक्षा में, लेक्चर देकर के चला जाता है। जबकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे की सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चा खुद से करके सीखेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा, गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, करके सीखेगा। इसलिए व्याख्यान प्राइमरी लेवल के लिए निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तर्क देखिए क्या दिया जा रहा है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से की जाती है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। सक्रियता की बात की जाती है। रचनावाद क्या कहता है कि बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि यहां पर निष्क्रिय की बात की जा रही है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना चाहिए। एनसीएफ ये कहता है कि अगर बच्चे को उसके वास्तविक दुनिया से यानी उसके परिवेश से जोड़ करके संदर्भ लेते हुए अगर बताया जाए तो बच्चा उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि मूर्त अवस्था में वह अपने परिवेश में उसको देखा हुआ है, यानी उसका मस्तिष्क क्या होता है उसको समझने के लिए सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी के विकल्पों की बात करें तो कहा जा रहा है कि अगर उसके वास्तविक जीवन से हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मस्तिष्क समझने में असक्षम हो जाएगा, जो कि एनसीएफ का सीधे तौर पर विरोध है, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके बताना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सक्षम बताया जा रहा है उसका मस्तिष्क लेकिन पाठ्य पुस्तक आधारित बताया जा रहा है, जबकि आज हम हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक केंद्र में ना कि किताब ना कि पाठ्य पुस्तक, गलत हो गया। असक्षम कहा जा रहा है तो ये तो पहले ही गलत है, और गैर संदर्भित यानी कि उससे जुड़ाव ना करने की बात की जा रही है, जबकि एनसीएफ क्या कहता है कि उससे जोड़ करके बताना है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है रचनावाद किसका समर्थन करता है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, रट कर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। जिस भी विकल्प में रटना याद करना दिया गया है वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का। पुनरुत्पादन क्या होता है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज को बच्चे ने सीख लिया है तो उसको हूबहू उगल देना, हूबहू बता देना, तो इसे रटना बोलते हैं। जैसे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया गया और आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा हूबहू उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आप अपना उसमें कुछ भी चिंतन नहीं लगा रहे हैं, आप अपना कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सीखी हुई चीज़ों को कैसे पुनरुत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि आप जब चीज़ों को रटे रहेंगे तो ये निगेटिव होता है, जहां पर भी रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव माना जाएगा। दूसरा देखिए शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, तो ये भी विकल्प निगेटिव है।
आपको देखने में ही लग रहा होगा, एक ही विकल्प बचा शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। वहीं ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा दिया गया अबोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब समझ संज्ञान की बात होती है, लेकिन अ जोड़ करने का मतलब कि उसके उलट बोला जा रहा है, यानी कि ना समझने की बात की जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। भेदभाव, देखिए कोई भी विकल्प जो कि बच्चों में भेदभाव करने की बात करें वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि चाहे बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, चाहे शारीरिक हो या फिर अधिगम अक्षमता क्यों ना हो, सबको साथ लेकर के चलना है समावेशी कक्षा के अंतर्गत, और ये विकल्प उनमें भेदभाव करने की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा, देखिए अगर कंपटीशन पॉजिटिव कंपटीशन की बात की जाएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होगा। कहने का मतलब कि देखिए कंपटीशन दो प्रकार से होता है, जैसे कि अगर आप ही के घर में 2 बच्चे रहेंगे और एक बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो, और अगर आपने उसको कुछ इनाम दिया तो दूसरा बच्चा भी इंटरनली मोटिवेट होता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छा नंबर लाया तो इसको इनाम मिला, मैं भी अगली बार अच्छा नंबर लाऊंगा, और इसके लिए वो खूब मेहनत करने लगता है। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव कंपटीशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने अच्छा नंबर पाया, दूसरे ने कम नंबर पाया, तो पापा उसकी पिटाई कर दिए, तो उस कंडीशन में कंपटीशन यहां पर भी है, लेकिन यहां पर कैसा कंपटीशन है? निगेटिव कंपटीशन है कि बच्चे की तुलना करके उसकी पिटाई की जा रही है, जबकि होना यह चाहिए था कि उसको प्रेरित करना चाहिए था कि देखो तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें भी इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा अगर केवल रहेगा तो वो निगेटिव होता है, लेकिन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहेगा तो वो पॉजिटिव होता है। यहां पर चूंकि केवल प्रतिस्पर्धा की बात की गई है तो वो निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा संलग्नता यानी शामिल करने में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ दीजिए, इस प्रकार से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ दीजिए। देखिए कहा क्या जा रहा है कि कॉन्सेप्ट को मध्य लक्ष्यों में, उपलक्ष्यों में यानी छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दीजिए, ठीक है, और प्रत्येक मध्य उपलक्ष्य को हल करने के साधन का पता लगाना, यानी कि यहां पर देखिए ये मध्य उपलक्ष्य है, इसको हल कैसे किया जाएगा? जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहां से अगला वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, यानी कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, यानी अपने पीछे से वो जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि देखिए साधन अंत विश्लेषण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो खत्म हुआ अब इससे अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, यहां पर ये खत्म हुआ इससे अगला ये शुरू हो रहा है, यानी कि मीन्स एंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि अवधारणाओं के बारे में जानना चाहिए। बच्चों की अवधारणा क्या होता है? उसका पूर्व ज्ञान, और उससे जोड़ करके नए ज्ञान की बात की जानी रही है, यानी आगे पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नया शिक्षा देने की बात एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों करता है। अगला देखिए, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं और आगे के अधिगम के लिए बहुत मायने रखती है, यानी कि पूर्व ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो ये भी बात सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और जो रीजन है, जो तर्क है, वो ए का सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से एक बार स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर ना दे। यानी कि ऐसा ना हो कि बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, नहीं, बल्कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, ये विकल्प कह रहा है, जो कि बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तर्क देखिए क्या बोला जा रहा है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है, यानी कि इमोशन और बच्चे का नॉलेज जो है वो अलग अलग बताया जा रहा है, पृथक बताया जा रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जैसे कि देखिए किसी भी कारण को लेकर के अगर बच्चा दुखी है तो वो जो दुख है वो उसका इमोशन हो गया, और इस इमोशन की वजह से वह अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पाता है। जैसे कि आप खुद ही सोचिए कि जब आप किसी कारण को लेकर के दुखी होते हैं और उस दौरान जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका संज्ञान का पार्ट है, और जो आप दुखी हैं वो आपका इमोशन है, यानी कि आपका इमोशन आपके संज्ञान को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा है। और अगर आप खुशी के मुद्रा में रहते हैं तो आप किसी भी काम में अपना पूरा ध्यान दे पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, यानी कि उस दौरान आपका संज्ञान पॉजिटिव तौर पर प्रभावित हो रहा होता है। यानी कि संज्ञान और संवेग, इमोशन और कॉग्निटिव
दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जबकि यहां पर क्या बताया जा रहा है, पृथक बताया जा रहा है। तो ये गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ए सही है, आर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि बच्चा खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित हो, खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हो, वो कौन सा उदाहरण है। चौथे विकल्प से, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। तो यहां पर मोटिवेशन क्या है, नकद पुरस्कार, और नकद पुरस्कार ये बाहरी होता है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है, ठीक है। दूसरा देखिए, अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना। तो यहां पर प्रशंसा पाने के लिए वो मेहनत कर रहा है, नृत्य कर रहा है, तो प्रशंसा क्या है, वो एक्सटर्नल है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे इंटरनल पूछा गया था। तीसरा देखिए, प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। तो यहां पर प्रथम स्थान, फर्स्ट आने की लालच में वो दौड़ रहा है। चौथा विकल्प देखिए, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। अब यहां पर बच्चा खुद से चीजों को, जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर है चीजों को जानने के लिए। अब जब खुद से जानना चाहता है तो वह रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो खुद से तत्पर होगा, और खुद से तत्पर को ही तो इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है कि कक्षा का परिवेश। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे बिल्कुल हल्ला कर रहे हैं फालतू में बेवजह, और टीचर पढ़ा रहा है और टीचर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आपके यानी जो 10 बच्चे बचे हुए हैं उनका भी सीखना प्रभावित होगा उससे पूरी तरीके से। यानी कक्षा का इन्वायरमेंट क्या है, उससे लर्निंग जो है वो डायरेक्टली प्रभावित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कक्षा में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और अगर निगेटिव इन्वायरमेंट है तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, उसको प्रभावित करेगा। दूसरा देखिए, संसाधनों की उपलब्धता। अब देखिए, बच्चों के लिए रियालिया की बात की जाती है, यानी कि मूर्त अवस्था में वस्तुओं को दिखा करके बताने की बात की जाती है, यानी ये सभी क्या है, संसाधन है। अब अगर जितनी ज़्यादा मूर्त अवस्था में चीज़ों को दिखा करके या फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी, यानी संसाधनों की जितनी उपलब्धता रहेगी उतना ही बच्चे अच्छे तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। यानी ये भी सीखने को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तीसरा विकल्प देखिए, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां। अब मान लीजिए कि एज ए टीचर मैं प्राइमरी लेवल को पढ़ा रहा हूं, 1 से 5 को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आकर के कक्षा में लेक्चर दे रहा हूं, तो क्या ये बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है? नहीं, क्योंकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से करके सीखेंगे, कहानियों के माध्यम से सीखेंगे, जबकि मैं लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूं। तो यहां पर एप्रोप्रिएट शिक्षण शास्त्रीय विधि होना बहुत जरूरी है, यानी शिक्षण शास्त्रीय विधि भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर। आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा, तत्परता का नियम, यानी कि बच्चा अगर खुद से तत्पर है तभी हम उसे सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को पीट करके या फिर मार करके सिखा लेंगे, नहीं। बच्चा जब तक खुद से रुचि नहीं लेगा, जब तक खुद से इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहेगा, तत्पर नहीं रहेगा सीखने के लिए, तब तक आप उसको नहीं सिखा सकते। यानी बच्चे की तत्परता भी कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करती है। अब चारों विकल्प इसके सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4, 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, अधिक से अधिक जोखिम। तो कक्षा में जोखिम रहेगा तो बच्चे का ध्यान बार बार उस जोखिम की तरफ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इससे बच्चे का ध्यान जो है वो बंट रहा है, वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पा रहा बल्कि उस जोखिम पर दे रहा है। तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण बनाना है, यानी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, और ये इन्वायरमेंट को निगेटिव कर रहा है क्योंकि बच्चे का ध्यान बार बार पढ़ाई से हट करके उस जोखिम पर जा रहा था। तीसरा विकल्प देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज कर देना। अब देखिए, मैं बार बार बता चुका हूं कि एक ही कक्षा में, समावेशी कक्षा में श्रवण बाधित भी है, दृष्टि बाधित भी है, पैर से विकलांग भी है। तो प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। जैसे कि जो दृष्टि बाधित बालक है उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। अगर हम लोग उसको लिख करके ब्लैक बोर्ड पर बताएं तो क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है, और उस जरूरत, उस विभिन्नताओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण कराना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है, तो ये तो निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, अनम्य यानी कि गैर लचीली शैक्षणिक कार्यप्रणाली, यानी कि रिजिड पेडागोजिकल प्रैक्टिस की बात की जा रही है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि पेडागोजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जिस शैक्षणिक विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूं वह सबके लिए गैर लचीला, यानी कि रिजिड, यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक ही विधि से मैं सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि जो दृष्टि बाधित है वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ेगा, जो श्रवण बाधित है वो मौखिक तरीके से पढ़ेगा। सबकी जरूरतें अलग अलग है। जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए उच्च लेवल का प्रश्न पूछना चाहिए ताकि उसका मानसिक स्तर और ज़्यादा बढ़े, और जो बहुत कमजोर है उसके लिए आप बिलो द एवरेज क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पूछ देंगे तो बच्चा वैसे ही नहीं समझ पा रहा है, ऊपर से वो और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए
लचीला होना चाहिए, करिकुलम पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। और ये क्या बोला जा रहा है कि गैर लचीला, यानी कि फिक्स्ड रिजिड की बात कर रहा है, जो कि निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विकर्षणों यानी कि व्यवधानों को न्यूनतम होना, यानी कि ऐसी चीजें जो कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बच्चे के ध्यान को बार बार उधर की तरफ खींच रही है, उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि बच्चा जो है अपना पूरा ध्यान अधिगम पर कर सके, लर्निंग पर कर सके, सीखने पर कर सके। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।